हेलो गाइस। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की सीरीज स्टार्ट की थी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, उसी की सीरीज में हम अब तक के का ऑफिस डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ ही हम स्टेट लेवल पे जो इसका रोल प्ले करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उन दोनों को ऑफिस एक साथ ही कंबाइन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक्चुअली में ये ज़्यादा इसको आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो आपका हो जाएगा। बस थोड़ी सी दो तीन आपको अपडेट देखो, मतलब उसको देखना है कि क्या क्या उसमें डिफरेंस है। बट आपको उनका रोल जनरली सेम ही, इसका इंडिया लेवल पे हो जाएगा, उनका स्टेट लेवल पे हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। और जो हमने विजन आइस मंथली मैगजीन का जो स्टार्ट किया है, ठीक है, सीरीज, उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। और मैं जल्दी सारे पार्ट्स की सीरीज, बाकी जो आईआर है, इकोनॉमी पार्ट है, आपका सिक्योरिटी पार्ट है, सारी सीरीज जो पार्ट्स है वो जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। सो आप विदाउट हैविंग एनी कंसर्न अबाउट इट, आई एम गोइंग टू ब्रिंग वेरी ब्रीफली। सो लेट स्टार्ट। सो देखो, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ओपीएस है, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ओपीएस है, आर्टिकल 76 उसमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्योंकि देखो, इस बार प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे आर्टिकल से रिलेटेड, इवन पार्ट कौन सा पार्ट उससे रिलेटेड। सो मेजर आर्टिकल्स और हमें पार्ट का हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स वाई आर्टिकल 76 ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को स्टेब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, ये एक्चुअली में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का। मतलब इससे ऊपर कोई लॉ ऑफिसर है नहीं, मतलब ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। बस इतना आप याद रखिएगा कंट्री का। जबकि एडवोकेट जनरल क्या हो जाएगा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट। बस ये डिफरेंस है एडवोकेट जनरल, ठीक है, ऑफ स्टेट में। नेक्स्ट, अब देखो, हमें ये देखना कि अपॉइंट कौन करता है। तो अपॉइंट बेसिकली करते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और अब किस बंदे को अपॉइंटमेंट करेंगे, किस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि उसी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ये सिंपल एज दैट। तो जज की क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन ही उसकी क्वालिफिकेशन हो जाएंगी बनने के लिए। तो फर्स्ट, उसे क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंडली, या तो क्या वो जज हो, कुछ लाइक हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो 5 ईयर के लिए, या वो किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो 10 ईयर के लिए, ठीक है। और एक अदर क्राइटेरिया जो सबसे ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है, वो इमिनेंट जूरिस्ट। तो अगर इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वो पर्सन अगर इमिनेंट जूरिस्ट है, तो उसे ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। मतलब ना तो उसे हाई कोर्ट के जज होने की जरूरत है 5 ईयर की, ना ही उसे हाई कोर्ट का जो एडवोकेट होने की जरूरत है 10 ईयर्स की। बेसिकली अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज इमिनेंट जूरिस्ट, देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज द एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया by the president of India, right? So this is something. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, उनका जो टर्म है, उनका टेन्योर है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे उनको ऑफिस में रख सकते हैं। अब जैसे ही उनका हटाना, तो एक मतलब अपने आप वो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं कभी भी उनको, एट एनी टाइम। सो उनका जो ऑफिस में रहना, इस बात पे डिपेंड करता है कि ही इज एंजॉयिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बेसिकली। नेक्स्ट, अगर उनको रिजाइन करना है तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को लेटर लिख सकते हैं, सिंपल एज दैट। हाँ, बट ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं स्टार लगा देता हूँ इस पे। देखो, एक्चुअली में क्या है ना, कि जब सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जब क्या करती है, रिजाइन करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको प्रेसिडेंट साहब को रिजाइन लिखती भेजती है, तो उसी के टाइम पे वो भी खुद भी क्या होता है, उसे भी रिजाइन करना पड़ता है। मतलब जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म होती है ना, तो उसका ऑफिस भी खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब कहने का मतलब पीएम इस ऑफिस जो इस देखो, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आर्टिकल 74 क्या कहता है, प्रेसिडेंट सेल परफॉर्म इट्स ड्यूटीज इन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल है ना 74 से बोलता है। तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट पीएम इसको अपॉइंट करेंगे इनको,
और उन जब तक वो ऑफिस में रहेंगे तब तक ये बना रहेगा। जैसे ही वो ऑफिस से चले जाएंगे, मतलब काउंसिल में से रिजाइन करने की या लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी वॉटेवर, तो उनको अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ता है। ये सिंपल एज दैट। और ये सिंपल सा है। नेक्स्ट है उनकी सर्विस कंडीशन, सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करेगा? ये भी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। मतलब इसमें पार्लियामेंट का रोल कम है। एक्चुअली ये आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक, आप बोल सकते हो एम्प्लॉय एक तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, इसके बाद सीधा अपन देखो ये इनको स्किप करके अपन सीधा डायरेक्ट इस पे चलेंगे, सेट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो तुषार मेहता वगैरह हैं, ठीक है, पहले थे, अभी तो चेंज हो गए शायद। तो सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस भी काफी मायने रखता है, क्योंकि देखो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। तो जहाँ जहाँ कंसर्न्स होते हैं ना, तो एक अकेला भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थोड़ी जा सकता है, अटॉर्नी जनरल हर जगह, ठीक है। तो उनको असिस्ट करने के लिए कुछ और ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल हो गया, और हो सकते और होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं। तो एक्चुअली में इनका कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बट हाँ ये उनको असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। तो ये बस आपको याद रखना है कि सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो अटॉर्नी जनरल को उनकी ड्यूटीज को फुलफिल करने में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ये सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 1 सेकेंड। ये रहा। अब देखो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अटॉर्नी जनरल की राइट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या है। सो सबसे पहले हम देखते हैं राइट्स क्या है। तो राइट ये है कि वो किसी भी कोर्ट में जाएंगे ना, तो कोई भी कोर्ट उन्हें सुनने से मना नहीं कर सकती है, सिंपल एज दैट। मतलब ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सिंपल। तो जब भी किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके वट एवर द ट्रिब्यूनल जब भी हो, तो उनके पास राइट टू ऑडियंस है इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि he can take part in the proceedings of both house of the parliament। मतलब वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बट उन्हें राइट टू वोट वो नहीं है, वोट देने का राइट नहीं है, सिंपल। मतलब वो पार्लियामेंट की जो मीटिंग से, राज्यसभा, लोकसभा, किसी में भी जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, बट ही डजेंट हैव अ राइट टू वोट इन दो बार। कोई मोशन पास हुआ है, कुछ भी हो, तो उनको राइट वोट देने का राइट नहीं है वहाँ पे। इसके साथ ही उनके उनके पास सारे जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती हैं एमपीज को जो मिलती हैं, वो उनके लिए भी अवेलेबल होती है। मतलब जो आपके एमपी होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती हैं। वो हम पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनको कौन कौन सी इम्यूनिटीज और प्रिविलेज दिए गए हैं, तो उनको अपन अच्छे से देखेंगे। तो वो सेम अवेलेबल होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल को, बट इसके साथ ही उनके कुछ लिमिटेशंस भी उनके ऑफिस की, वो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकते। ऑब्वियस है ना, अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्यों एडवाइस दोगे? तो ये सिंपल है कि वो एडवाइस नहीं दे सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट कि कोई एक्यूज पर्सन है, मतलब क्रिमिनल क्राइम में, किसी क्राइम में क्या है, कोई क्रिमिनल एक्यूज है, तो वो बिना मतलब परमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिना परमिशन के उस अक्यूज को डिफेंड नहीं कर सकता जो किसी क्राइम में अक्यूज्ड है। बस आपको याद रखना है कि कोई भी अक्यूज जो क्राइम में अक्यूज्ड है, ठीक है, तो उसको विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ही कांट डिफेंड दैट पर्सन। नेक्स्ट है, अगर कोई सपोज करो डायरेक्टर की पोस्ट अपॉइंट कर रहा है, कोई ऑफर कर रहा है उनको किसी कंपनी में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना वो डायरेक्ट की पोस्ट किसी भी कंपनी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रख सकते हैं। तो 3 लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्टली वो क्या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस नहीं दे सकते। सेकेंडली वो किसी भी अक्यूज पर्सन जो कि क्राइम में अक्यूज्ड है उसको डिफेंड नहीं कर सकते अनलेस अंटिल देयर इज परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। thirdly he can't accept the director position in any company without the permission of government of
इंडिया। सो देयर आर मेजरली, और इसको देखो आप सीधा क्रॉस कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, ठीक है। तो हाँ आप ये याद रख सकते हो, ये बस हाँ दो, ये तीन चीज याद रख लिमिटेशंस में, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। मतलब एडवाइस नहीं दे सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, किसी भी कंपनी में डायरेक्टली पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस अंटिल देयर इज द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्डली he can't defend any accused person in criminal proceedings unless until there is permission from government of India. So these are the three limitations imposed, three major limitations imposed on the office of attorney general according what we can recall from the rights he has। देखो क्या क्या आप आंखें बंद के रिकॉल करिए। he has the right of audience in all the courts of the territories of India, in the all the territory of India। Secondly, he has the right to speak and take part in the proceedings of the parliament, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रोटेक्शन, बट ही ऑल्सो एंजॉयज द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज that are available to the members of the Lok or member of parliament, but he doesn't have right to vote। Keep this thing in the mind, it is very very important। right to vote का उसके पास right नहीं होता है, but he can take parts in the proceedings and he also possesses the same or enjoys the same immunities and privileges that are available to the MPs। नेक्स्ट, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, 1 मिनट, ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हम करते हैं अच्छे से करते हैं। सो अब हमने देख लिया कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा अपॉइंटमेंट देखा, उसके बाद क्या देखा कि सॉलिसिटर जनरल जो आपका होता है उसका भी ऑफिस होता है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल के राइट्स क्या होते हैं, उसके बाद उनके ऑफिस की लिमिटेशंस क्या है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वो है आपका उनकी ड्यूटीज क्या हैं। तो सबसे बड़ा आपको मैंने पहले बता दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री में, तो अब उनकी ड्यूटीज ये हैं। देखो सबसे पहले ये ड्यूटीज है कि जहां भी प्रेसिडेंट को क्या करे, प्रेसिडेंट उनसे लीगल एडवाइस मांगे तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देनी पड़ेगी। मतलब whenever there is any matter referred by the president of India to him, then he or she will give advice to the government of India। कि कौन से मैटर्स में, लीगल मैटर्स में, जो भी होती है ऑब्वियसली लीगल मैटर के लिए सेंड करेंगे, इट इज ऑब्वियस। सेकंड है कि सपोज करिए प्रेसिडेंट साहब उनको बोलते हैं कि आपको है ना कुछ और लीगल करेक्टर की ड्यूटीज भी अडेप्ट करनी है, मतलब आपको और ड्यूटीज दी जाती है, तो वो ड्यूटीज भी उनको अडेप्ट करनी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है। सो दो चीजें, फर्स्ट क्या है कि किसी भी लीगल मैटर में whenever the president refers any matter with respect to any legal matter to the attorney general, then he or she shall give advice to the government of India accordingly। Secondly, he have to perform any character that is assigned by the president of India। तो लीगल करेक्टर बेसिकली नॉट रियली करेक्टर बट लीगल करेक्टर उससे असाइन दिए तो उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट, ये उनकी ड्यूटी है कि वो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं भी केस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें आपको होना पड़ेगा, अपीयर होने पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी स्टेट के साथ कोई इश्यू है, ठीक है, जैसे बिहार के साथ अगर कोई इश्यू हो जाए या स्टेट ऑफ आपका मान लीजिए तेलंगाना के साथ कोई इश्यू हो गया, कर्नाटका के साथ, व्हाटएवर, अगर किसी स्टेट का किसी सेंटर के अगेंस्ट केस कर दिया तो उस केस में कौन अपीयर होंगे, बेसिकली ये होते हैं आपके अपीयर अटॉर्नी जनरल होते हैं। बट मैंने पहले ही बता दिया है उनको असिस्ट करने के लिए हमेशा याद रखना कि हमेशा वो नहीं अपीयर होते, मेजर जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वहां पर ओनली वहीं पे वो अपीयर होते हैं। अदरवाइज व्हाट ही डज एक्चुअली ही जस्ट सेंड्स the solicitor general or additional solicitor general on behalf of him, ठीक है, तो वो then they will appear on behalf of attorney general, ठीक है, जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस का कंसर्न हो। सो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टू अपीयर रिक्वायर्ड व्हेन, हाँ मतलब सेम है, जब भी देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मैंने पहले इनको कंबाइन कर दिया है, मतलब जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट या
सुप्रीम कोर्ट में, देन ही अकॉर्डिंगली विल अपीयर इन द दैट कोर्ट, ओके। एंड जो भी उनका अपना जो फेवर रखेंगे, अपना जो आर्ग्यूमेंट करेंगे व्हाटएवर, तो ये सिंपल प्रोसीजर। सो गाइस जल्दी से हम है ना इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 76 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनके ऑफिस की स्टेब्लिश करता है, वो सेकंड वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री में, और उनका अपॉइंटमेंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। सुप्रीम कोर्ट जज के बनने की क्वालिफिकेशंस क्या है, फर्स्ट है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंडली वो क्या हो सकता है, हाई कोर्ट का जज हो सकता है 5 ईयर के लिए, या he have been he has been advocate of any high court for 10 years, or he is an eminent jurist in the opinion of the president of India, then he person might be appointed there as attorney general of India. Secondly, उनका टर्म फिक्स नहीं है, as we already discussed, क्योंकि he enjoys he remains in office until like till the he enjoys the pleasure of the president basically. नेक्स्ट है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब रिजाइन करना होता है, रिजाइन करती है, या जब लोकसभा डिसोल्व होती है, वट एवर इज द केस, तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। सेकेंडली, उनके जो सर्विस कंडीशन है, रेम्यूनरेशन है, अलाउंसेस है, वो कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट, उनको उनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। उनके ऑफिस का मेंशन नहीं कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, बस ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको अफेक्ट हो, याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है उनके राइट्स क्या हैं, वो इंडिया की जो सारी कोर्ट्स होती हैं उनमें उनको ऑडियंस का राइट है, मतलब वो जाके कहीं भी बात बोल सकते हैं, अपना मतलब फेवर रख सकते हैं। सेकेंडली, वो उनके पास पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का, स्पीक करने का राइट होता है। इसके साथ ही वो उनके पास क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अवेलेबल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज होती है, वो सेम उन्हीं के लिए भी अवेलेबल होती है, बट उनके पास राइट टू वोट नहीं होता, वो राइट वोट नहीं कर सकते उस किसी भी प्रोसीडिंग्स में या मोशन पे। अकॉर्डिंगली उनके ऑफिस की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ही कांट एडवाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ही कांट डिफाइन एनी एक्यूज्ड पर्सन इन एनी क्रिमिनल केस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, that is he can't accept any like the directing position in any company without the permission of government of India. So these are the 3 limitations on the office of आपके कंट्रोल आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब उनके जो राइट्स, उनके जो ड्यूटीज एंड फंक्शंस हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। दैट इज कि any legal matter that is referred to him by the president of India, so उसमें उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देनी होती है। नेक्स्ट, अगर एनी लीगल करेक्टर अगर प्रेसिडेंट उनको असाइन करते हैं तो वो उनको परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट, इन दोनों को आप कंबाइन करके हम पढ़ सकते हैं कि he will appear on the behalf of government of India in all the cases where government of India is concerned, in high Supreme Court and all the high courts, ठीक है। So wherever the case of government of India is pending before any court of law, so he will appear right on behalf of government of India and जो भी अपना आर्गुमेंट रखेंगे। बट हाँ, आपको कीप दिस इन माइंड कि हर जगह वो ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे केस चलते हैं, ठीक है। तो ही कांट अपीयर इन ऑल द केसेस। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन प्रैक्टिस क्या होता है कि जो सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, अदर जो लेस इंपॉर्टेंट केसेस हैं वहां पे क्या होते हैं, वो होते हैं आपके अपीयर होते हैं, और जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केसेस होते हैं जनरली, तो उनमें आपके अटॉर्नी जनरल खुद आपके अपीयर होते हैं। सो कीप दिस इन माइंड। अब देखो हमने ये ऑफिस डिस्कस कर लिया, अब इनके कुछ आर्टिकल्स हैं, ये हमारे काम के नहीं है ऑब्वियसली। अब हम अकॉर्डिंगली एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफिस को भी साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब सिमिलर एक तरह से वो कंट्री लेवल पे, इंडिया लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे, बस आपको याद रखना है सिमिलर। देखो, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है आपका 54th नंबर चैप्टर है, लक्ष्मीकांत की 7th एडिशन का। सो अकॉर्डिंगली क्या देखो, आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल था आपका 76, इनका आर्टिकल है 165। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, वो है 165। ये आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट में, जैसे
आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया लेवल पे वैसे ही। तो स्टेट लेवल में, स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये। अकॉर्डिंगली जैसे अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर, सॉरी अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंगली स्टेट लेवल पे आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट, बट उनमें उसी पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसके पास सुप्रीम आपके हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिटीज हो, क्वालिफिकेशंस हो बेसिकली। क्वालिफिकेशंस के हाई कोर्ट जज बनने की, फर्स्ट है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। नेक्स्ट है कि वो एटलीस्ट 10 ईयर तक जुडिशियल ऑफिस में रहा हो किसी भी ऑफिस में, या हो सकता है कि वो एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट का 10 ईयर के लिए। तो ही might be appointed as the advocate general of state in any state by the government by the governor of that concerned state, right? Next, बस ये मेजर चीजें हैं। इसके साथ ही जो क्योंकि चीफ लीगल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का अलग एडवोकेट जनरल होगा आपका, अकॉर्डिंगली यूपी गवर्नमेंट का अलग एडवोकेट जनरल होगा, उनके गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और वो जिससे इंडिया लेवल पे आपके अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज होती हैं, अकॉर्डिंगली सिमिलरली स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल वो परफॉर्म ड्यूटीज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको जो भी लीगल एडवाइस देनी, सारे को किसी भी कोर्ट केस में उनका जो केस चल रहा है, तो क्या करेंगे, उनको अपीयर होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आप बस मेजर चीज क्या है, 165 आर्टिकल याद रखिए, और अपॉइंट गवर्नर करते हैं यहाँ पे, उस उनके पास जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है बस। तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और जुडिशियल ऑफिस में 10 ईयर्स रहा हो कम से कम, और एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट का अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन आप याद, डिफरेंस क्या है कि अटॉर्नी जनरल को अगर प्रेजेंट की ओपिनियन में अगर वो इमिनेंट जुरिस्ट है तो भी उसे अपॉइंट कर सकते हैं, उसे हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज होने की लाइक वो होने की कोई जरूरत नहीं, अदर क्वालिफिकेशंस। अगर इन द ओपिनियन ऑफ प्रेजेंट इफ ही और सी इज एन इमिनेंट जुरिस्ट, देन he might be appointed as the attorney general of at the post of attorney general of India. So keep this in mind. So ये basic difference है। जो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, वही सिमिलर ड्यूटीज आपके एडवोकेट जनरल सारे स्टेट्स में अपने स्टेट लेवल पे परफॉर्म करते हैं। सो ये था बेसिक डिफरेंस, और हमने छोटा सा चैप्टर है बहुत ज्यादा ही, तो हमने चीज डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट, आप उनके ऑफिस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे ही कांट एडवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंडली, ही कांट डिफेंड any accused person in criminal case unless there is permission of government of India. Next, he can't accept the position of director in any company unless without the permission of government of India, you can say. So these are three major limitations on the office of government of India. नेक्स्ट, अब उनकी ड्यूटीज और फंक्शंस हैं कुछ, जैसे सबसे पहले उनको जो भी लीगल मैटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर करेंगे, तो उनको उन मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, लीगल एडवाइस देनी है। नेक्स्ट, अगर प्रेसिडेंट उनको कोई लीगल